बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, दो जनरल्स के बारे में कुछ इंकशाफात हैं और ये किस नोयत के इंकशाफात हुए और खान साहब की तरफ से क्या कहा गया है इन दोनों जनरल्स के बारे में, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब के खासुल खास कारिंदे ने मरीम नवाज के खासुल खास फैमिली मेंबर के बारे में क्या कहा और किस तरह का हमला किया है, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ख्वाजा आसिफ का एक खातून पर हमला, ये हमला किस नौयत का था और उसके बाद क्या हुआ, ये भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है, जो उन्होंने डिवाइस की है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। 4 महाज है। पहला महाज तोशा खाना का, दूसरा महाज 9 मई के वाकयात के हवाले से, तीसरा अल-कादिर ट्रस्ट और फिर 9 मई ये जो साइफर वाला मामला है इसके ऊपर। तो ये 4 महाज हैं जहां पर खान साहब इस वक्त एक जंग की कैफियत है और हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस जंग के हवाले से खान साहब कौम को मुसलसल आगाह करते हैं। राय साहब, पेशी से पहले भी और पेशी के बाद भी, क्योंकि किसी भी वक्त इमरान खान को इन 4 महाजों से गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है और वहां पर किस किस्म की गुफ्तगू होती है, इल्जामात लगाए जाते हैं, इसका तोड़ इमरान खान साहब पहले निकाल कर ले आते हैं। अब ये जो मामला है ना राय साहब, जो खान साहब ने अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो इंकशाफ किए हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और फिर एक FIA में जो इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, इसका भी खान साहब ने जिक्र किया। खान साहब ये कहते हैं कि FIA इंक्वायरी जरूर करे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने पाकिस्तान का कोई कानून नहीं तोड़ा, पाकिस्तान का सीक्रेसी एक्ट भी नहीं तोड़ा, इसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं की। मैंने FIA को बताया कि साइफर खुफिया कोड से सफीर के पास आता है, फॉरेन ऑफिस के पास आता है, हमारे पास इसके मिनट्स आते हैं। इंतहाई अहम नुक्ता है और जानबूझकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल्स और वो सहाफ़ी जो नून लीग के कबीले से ताल्लुक रखते हैं या प्रो नून लीग हैं, उन्होंने इमरान खान के उस पीस को निकाल कर राय साहब अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया कि साइफर मैंने लहराया नहीं था। हालांकि खान साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जो कोडेड पेपर था वो नहीं लहराया था, बल्कि उसके मीटिंग मिनट्स लुब्बे लबाब जो कागज पर लिखे और वो कौम के सामने रखती है। और अब वो साइफर के हवाले से एक तासुर देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि साइफर मैंने नहीं लहराया का मतलब है कि खान साहब ने एक यू टर्न ले लिया। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग कॉल कर सकता है। मैंने भी इस मीटिंग में सबके सामने इसको रख दिया और इस पर फैसला किया गया कि इसको डीमार्च करेंगे। असद मजीद भी इस साइफर को कहते रहे कि ये गलत है, यानी असद मजीद। राय साहब, आपने शायद नोट किया हो और मैं चाहूंगा कि आप जब कमेंट करें तो इसकी हकीकत भी बताएं कि आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को तो बुला लिया, लेकिन असद मजीद को क्यों नहीं बुलाया? उस मीटिंग में जनरल बाजवा भी मौजूद थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? आपने शाह महमूद कुरैशी को तो बुला लिया, आपने असद उमर को तो बुला लिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और ये इंतहाई अहम नुक्ता है, इसका जवाब जो है उन लोगों को देना चाहिए। ये पिक एंड चूज और मर्जी के लोगों को बुलाकर सिर्फ एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। ये भी क्या इन्हें कहीं खौफ है कि इनका जो भांडा है वो फूट ना जाए? ढंडोरा जिस तरह से पीट रहे थे साइफर का, तो तमाम लोगों को बुलाया जाए। और फिर राय साहब, जो हिना रबानी खर हैं, उनका भी एक ऑडियो बीपर मौजूद है जिसमें वो इस हवाले से क्या कह रही थी, उन्हें भी फिर बुलाया जाए। बाद में कौमी सलामती कमेटी में इसको रखा गया, मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तमाम हकाइक जो हैं, इनको आप तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते। फिर उन्होंने, खान साहब ने, जो सबसे अहम चीज थी राय साहब, वो नैब है जिसे हमेशा से सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
ये इदारा जो है वो हमेशा से किसी की जागीर रहा, ताकतवर की, और इसे कमज़ोर या सियासतदानों के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया गया। कमज़ोर तो नहीं होते खैर, लेकिन ये इस्तेमाल किया गया। खान साहब ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब को हर्जाने का नोटिस भेजा। इस हवाले से बात की मेरे जहन में कभी नहीं आया कि पाकिस्तान से बाहर जाऊं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। चेयरमैन नैब ने जिस तरह वारंट निकाले, मुझे डंडे मारे गए, मुझे डंडे मार मार कर उठाया गया, सबको पैगाम दिया गया कि मैंने करप्शन की है, मुझे क्रिकेट की दुनिया जानती है, मैंने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की। इसके बाद सारी दुनिया में कहा गया कि मैंने करप्शन की। पाकिस्तान में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा मुझे इत्तेमाद की बुनियाद पर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुझे पैसा भेजते हैं। मैंने चेयरमैन नैब पर हर्जाने का केस किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी तौहीन जो है वो की गई। अलकादिर ट्रस्ट का भी उन्होंने हवाला दिया राय साहब, और खान साहब ये कहते हैं कि एक लिहाज से अगर मैं ये कहूं कि इसका ड्रॉप सीन उन्होंने कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। दो इंतहाई अहम शख्सियात का नाम लिया गया। एक बेटा है पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून का, और दूसरा 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके ये बरखुरदार हैं हसन नवाज और अली रियाज। और खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग के जो मिनट्स थे वो मेरे पास मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर खान साहब ने आज कौम से खिताब किया। इसमें चेयरमैन नैब और डीजी ऑपरेशन जाहिर शाह बैठे हुए थे, जो कि अब डिप्टी चेयरमैन है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है राय साहब सुनने वालों के लिए। जो मीटिंग मिनट्स आज कौम के सामने रखे गए, 2 लोग जो उस वक्त भी नैब में शामिल थे और आज भी नैब में शामिल हैं, अब डिप्टी चेयरमैन है। उस वक्त ये डीजी ऑपरेशन, जैसा खान साहब ने बताया, इसके अलावा उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे थे, प्रोसिक्यूटर भी बैठे थे। ये मीटिंग मलिक रियाज और अली रियाज को जो डील हुई एनसीए के साथ, इस पर इंक्वायरी हो रही थी। नैब एनसीए से राब्ते में थी। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि अगर अली रियाज प्रॉपर्टी बेचेगा जो हसन नवाज ने से खरीदी थी, अगर वो पैसा पाकिस्तान ना आया तो फिर नैब जो है इस पर एक्शन लेगा। और जैसे वो प्रॉपर्टी बिक गई, फिर इसकी इंक्वायरी बंद हो गई, और फिर आफ्ताब सुल्तान ने इसीलिए इस पर केस बनाने से जो है माजरत कर ली। वो मीटिंग मिनट्स और रिपोर्ट तो मौजूद होगी, ये लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने कहा होगा कि जाकर आफ्ताब सुल्तान साहब को कि सर ये केस नहीं बनता, इंक्वायरी बंद हो चुकी है, और इसमें ये तय पाया था। फिर नैब जब एनसीए से डील करती है तो उन्हें पता चला कि इस सारे का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में आना है। अब पाकिस्तान पैसा आ चुका, और अब जाकर साबित करो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। राय साहब ये पूरी कहानी है जो खान साहब ने आज बयान की। और फिर जनरल बाजवा के हवाले से खान साहब ने एक इंतहाई अहम इंकिशाफ किया है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी एक नुक्ता आपके सामने रख दूं, फिर कमेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब के साथ वो लोग बैठे हुए हैं जो इस मीटिंग में थे। इनसे पूछें, इनसे सवाल करें कि क्यों बंद की गई इंक्वायरी। चेयरमैन नैब आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ की भी तहकीक करवाएं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा की भी तहकीक करवाएं कि उन्हें कितने तहाइफ मिले। हम सबसे ज्यादा तहाइफ जनरल बाजवा को मिलते थे, लेकिन इस मुल्क में राय साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। कोई ये नहीं पूछता कि मर्सिडीज वाले उनका क्या हुआ, मर्सिडीज में बैठने वालों का क्या हुआ, मर्सिडीज ले जाने वालों का क्या हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी रियासत, इस वक्त तमाम सियासतदान, पाकिस्तान के तमाम जमहूरी ऐवान ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाए। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले के अखबारात भी राय साहब आप उठाकर देख लें तो तब भी निगरान हुकूमतों का मामला था, एहतसाब की आवाज थी, और आज भी वही कुछ हो रहा है। यानी हमने कुछ सीखा नहीं अपने इन तमाम रवैयों से, जो इस वक्त अखबारात में आपको जरूर मिलेगा, तारीख का एक हिस्सा भी है, लेकिन हम सीखते कुछ नहीं है। जी राय साहब। हाशमी साहब, साइफर के मुतल्लिक आर्मी चीफ और DGISI के मुतल्लिक 2 दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इन दोनों वाक़यात का ताल्लुक इस वक्त जो आपके मौजूदा हालात हैं बराह रास्त इन हालात से है। ये जिस वक्त अमरीकी साइफर आया था हाशमी साहब, तो मुझे बतौर सहाफ़ी इसके मुतल्लिक हक़ाइक़ जानने थे, इसके मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात जाननी थी जो कि ज़ाहिर है कि कोई भी सहाफ़ी जानना चाहता है, ताकि जब वो रिपोर्टिंग करे
या अगर कोई स्टोरी ब्रेक करे तो उस मालूमात को स्टोरी का हिस्सा बना सके। अब हाशमी साहब, जो मेरी उस वक्त फॉरेन ऑफिस के यानी दफ्तर खारजा के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स हुई, एक नहीं 3-4 मरतबा, तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये साइफर नाम की जो चीज़ है, इसके मुतल्लिक तो हम पहले भी सुनते रहे हैं, ये साइफर आते भी हैं और बड़े नॉर्मल हालात में भी आते हैं, लेकिन ये जो साइफर है ये क्यों अहम था और इस साइफर में किस तरह की वर्डिंग थी, और ख़ास तौर पर मैंने ये पूछा कि ये साइफर जो है ये किस तरह की लैंग्वेज में आता है, क्योंकि अगर सपोज किसी मुल्क से एक साइफर लिखा जाता है अपने मुल्क में तो वो तो 50 जगहों पे डिटेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने जब वाशिंगटन में ये साइफर भेजा और ये पाकिस्तान पहुंचने तक जिन 3-4 हाथों से गुजरा, ये तो हर जगह डिटेक्ट हो जाता, ये हर जगह पढ़ लिया जाता। और इसमें क्या लिखा पाकिस्तानी सफ़ीर ने, सबसे पहले तो अमरीकी हुकाम खुद इसको पढ़ लेते, फिर उसके बाद अगर ये कोरियर सर्विस से आया तो वहाँ भी ये पढ़ा जा सकता था कि अच्छा क्या इतनी इमरजेंसी केबल भेजी गई है वाशिंगटन से इस्लामाबाद। तो मुझे ये बताया गया कि ये जो साइफर हैं ये हमेशा कोड वर्ड्स में आते हैं, मुकम्मल तौर पर कोड वर्ड्स में, और ये कोड वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर सिर्फ दफ्तर खारजा के अंदर एक आप कह लें कि डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर साइफर्स को डी कोड किया जाता है। और ये जो कोड्स हैं इनको अमूमन कुछ अरसे के बाद बदल भी दिया जाता है, ताकि अगर किसी के फ़ोन पर बात करते हुए, किसी की ईमेल पर बातचीत के दौरान अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए कि हम इसको कैसे डी कोड करते हैं या किस कोड का क्या मतलब होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर करने के लिए ये जो कोड हैं इनको चेंज भी करते रहते हैं। और बाकायदा कुछ लोग डेडिकेटेड हैं दफ्तर खारजा में जो इस किस्म के सेंसिटिव साइफर आते हैं उनको डी कोड करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कोई उर्दू में या अंग्रेज़ी में लिख के ये नहीं भेज दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको निकालने के लिए इस तरह से एक एफ़र्ट की गई है अमेरिका की जानिब से या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की जानिब से, या जिस तरीके से इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं। अब जब इसको डी कोड किया गया, डी कोड करने के बाद जब इसको यानी ट्रांसलेट करके दफ्तर खारजा में शाह महमूद कुरैशी साहब को दिखाया गया, फिर इमरान खान साहब तक पहुंचा, तो फिर पता चला कि असल में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद में ना हटाने की सूरत में पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं कि पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब चूँकि ये साइफर जो है ये डी कोड किया था दफ्तर खारजा की टीम ने, तो इसके बाद सच्चाई कैसे सामने आ सकती थी? वो सामने आ सकती थी जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, असद मजीद, अब उनके ज़रिए ये सच्चाई सामने आ सकती थी। तो शहबाज शरीफ ने जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई फौरी तौर पर उनको बुलाया। शहबाज शरीफ का ये ख्याल था कि अब चूँकि हुकूमत हमारी है, इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है, जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो ये सफ़ीर डर से, खौफ से ये कह देंगे कि ये जो मैंने साइफर भेजा था इसका ये मतलब नहीं था कि इमरान खान साहब को कोई गैर मुल्की कुव्वत हटाना चाहती थी और उसके अंदर पाकिस्तान की कोई उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। तो शहबाज शरीफ का ख्याल ये था, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ के आने के बाद जो आला तरीन फौजी सतह का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ शरीक थे, जिसके अंदर DGISI शरीक थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शरीक थे, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक थे, उसमें जो आपके सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने ये बताया कि ये साइफर एक हकीकत है, ये साइफर मैंने भेजा था और इस साइफर में मैंने ये वाज़े किया था कि मेरी जो अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई वहाँ से मुझे ये वाइब मिली, मुझे ये कन्वे किया गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया और इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान अगर माजूल नहीं होते तो फिर पाकिस्तान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब अमेरिका किस तरीके से ये तहरीक अदम एतमाद या कोई भी गैर मुल्की कुव्वत किस तरीके से किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा सकते हैं? ज़ाहिर है यहाँ पर कोई अमेरिका ने ख़ुद तो पार्लियामेंटेरियंस को नहीं तोड़ना था ना ही पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे सिंध हाउस में कैद करना था, जैसे यहाँ पे सिंध हाउस में मंडी लगाई गई थी। तो वो कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगर रजीम चेंज करवाना चाहता है तो उसके लिए सबसे मौसर और आसान उनके पास जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, और ये जनाब बाजवा को ऑन बोर्ड लिया गया।
जनाब बाजवा जो हैं, इनके मुतल्लिक पहले भी इस किस्म की इतलात आ रही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत से ये इसलिए नाखुश हैं कि इमरान खान साहब ने इनके नाजायज़ मुतालबात यानी पंजाब का CM तब्दील करने के हवाले से, अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के हवाले से, ये मुतालबात इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से जनाब बाजवा ने अमेरिका में एक मुहिम चलवाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये तासुर दिया अपनी जो कम्युनिकेशन उनकी होती थी अमेरिकी हुकाम से कि इमरान खान साहब असल में एंटी अमेरिका हैं। हालांकि इमरान खान साहब कभी भी एंटी अमेरिका नहीं है। मैं खान साहब को बतौर सहाफ़ी, जिस तरह से कोई सहाफ़ी जान सकता है, तो मैं बहुत करीब से मैंने इमरान खान साहब की शख्सियत को देखा है। इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं कहते कि अमेरिका मेरा मुखालिफ है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। खान साहब ये कहते हैं कि अमेरिका हो या कोई और सुपर पावर या कोई और मुल्क, हमारे ताल्लुकात बामी एहतराम पर और बराबरी पर मबनी होने चाहिए। हमारा रिश्ता जो है वो कोई आका और ग़ुलाम का नहीं होना चाहिए कि आका हमें डू मोर कहता रहे और हम एब्सोल्युटली नॉट भी ना कह सकें। तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ इतना था। अच्छा, एक तो ये साइफ़र जो है ये 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इंडोर्स हो गया कि ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत थी। अच्छा, अब जो दूसरा वाक़या है, यानी एक तो आपके इस साइफ़र के हवाले से, लेकिन इस सिलसिले में दूसरा वाक़या कि आर्मी चीफ को खुद क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में और DGISI को सुप्रीम कोर्ट में क्यों आना पड़ा, और पहली मरतबा उन्होंने बयान हल्फी, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि किसी आर्मी चीफ को सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराना पड़ा और वो खुद चल कर सुप्रीम कोर्ट आए और सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग DGISI को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अब ये साइफ़र से जुड़ा मामला इसलिए है कि इसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ कुछ साजिश कर दी, और जब साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और उस वक्त के DGISI, मैं उस इवेंट को कवर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आते में मौजूद था जब उन्होंने आके एफिडेविट वहाँ पे जमा कराया था कि आसिफ जरदारी के दौर में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश की गई, और ये साजिश थी मेमो गेट, और मेमो गेट के मरकज़ी किरदार फ़ौजी क़यादत ने आसिफ अली जरदारी को और इसी तरह हुसैन हक्कानी को ठहराया था। फिर चूँकि इन्होंने बयान हल्फी जमा कराया था तो अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी को उनका नाम ये कहा था कि आप इंटरपोल से रब्ता करें और इंटरपोल से रब्ता करके गिरफ्तार करके हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान लाया जाए। ये मैंने या आपने नहीं कहा था। हुसैन हक्कानी और आसिफ अली जरदारी को मुल्क की सलामती से खेलने वाला गद्दार फौजी क़यादत ने और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था। तो उस वक्त ये कौमी सलामती से खेल रहे थे, और ये वही हुसैन हक्कानी है जिनको फौजी क़यादत ने, उस वक्त की फौजी क़यादत ने गद्दार करार दिया था। इनको हायर किया जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने के लिए कि आप अमेरिका में कैंपेन चलाएं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ताकि अमेरिका में इमरान खान साहब के मुखालिफ जज्बात, अमेरिकी जो सर्कल्स हैं यानी पावरफुल सर्कल्स, वहाँ इमरान खान साहब के मुखालिफ जज्बात उभरें। वहाँ पर यह तासुर दिया जाए कि इमरान खान साहब अमेरिकी मफादात के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। और फिर हुसैन हक्कानी ने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में ये इतराफ़ भी कर लिया इनडायरेक्टली, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनाब बाजवा से कोई पैगाम रसानी हुई या जनाब फैज़ से या किसी फ़ौज जनाब बाजवा के दौर में कोई फ़ौजियों के साथ पैगाम रसानी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये बात तो आप जनाब बाजवा से पूछें। अगर कोई मेरे पास चल कर आ जाता है, कोई मुझे पैगाम देता है, कोई मुझे कॉल करता है, मेरे से बातचीत करता है, तो जो मेरे से बातचीत करता है, जो मेरे पास खुद चल के आया या जिसने मेरे पास खुद किसी को भिजवाया, तो ये सवालात आप उनसे पूछें। इसका मतलब है कि उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया था, ये वही हुसैन हक्कानी है जिनके दौर में हाशमी साहब, एक और दिलचस्प वाक़या भी आपको मुख्तसरन सुना दूँ कि मुझे और कुछ सहाफ़ियों को उस वक्त के फ़ॉरेन ऑफिस ने ये ब्रीफिंग दी थी कि हमने हुसैन हक्कानी और आसिफ अली जरदारी को हमने ये मरासले भेजे हैं कि इस वक्त हुसैन हक्कानी जिन लोगों को अमेरिका में पाकिस्तान के धड़ाधड़ वीज़े जारी कर रहे हैं, ये असल में कुछ ऐसे लोगों को जारी कर रहे हैं वीज़े जो CIA के कॉन्ट्रैक्टर एजेंट हैं।
यानी CIA के कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी गेम होने वाली है। लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी के एमा पर हुसैन हक्कानी ने धड़ाधड़ वीज़े जारी किए। वो जो वीज़े जारी किए गए उसमें कोई सफारती अमला नहीं आया, बल्कि CIA के कॉन्ट्रैक्टर आ गए। उसके बाद पूरा एक नेटवर्क बनाया गया। उस नेटवर्क के बाद ये आपका OBL वाला वाक़या हुआ। यानी ये भी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बदतरीन साजिश आसिफ अली जरदारी और हुसैन हक्कानी की करार दी गई थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि जनाब बाजवा ने, वही शख्सियत जिनको मैंने आपने नई फ़ौजी क़यादत ने गद्दार पाकिस्तान करार दिया था, उनको हायर कर लिया इमरान खान साहब के मुखालफत में, कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जज्बात उभारे जाएँ अमरीकी हुकूमत के और अमरीकी हुक्काम के। तो ये हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। एक ये कि दोनों जो फ़ौजी क़यादतें हैं उन्होंने इस साइफर को तस्लीम किया, उनके कहने पर डी मार्च किया गया अमरीकी नाज़मुल अमूर को, वाशिंगटन में भी डी मार्च किया गया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हुसैन हक्कानी के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि प्रॉबली $30,000 देकर उनको हायर किया गया मेरे खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। तो ये हुसैन हक्कानी एक ऐसे करैक्टर हैं कि जो मेमो गेट के बाद पाकिस्तान भी नहीं आए, और बदतरीन साजिश फ़ौज उस वक्त कहती थी कि इन्होंने किए, अब उन्हीं को हायर किया गया। और आजकल आसिफ अली जरदारी दोबारा से कहा यह जाता है कि रियासत के बड़े दुलारे बने हुए हैं, रियासत के बड़े लाडले बने हुए हैं। रियासत से मुराद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट, और यही आसिफ अली जरदारी उस वक्त ऐसे करैक्टर थे जिनके मुतल्लिक हमें यह बताया गया था कि इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश की थी। तो इमरान खान साहब असल में ये मैसेज कन्वे कर रहे थे। अच्छा राजा साहब, शहबाज शरीफ साहब के एक खासुल खास करिंदे ने मरीम नवाज के खासुल खास फैमिली मेंबर पर जो हमला किया है, और ये साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इज्जत कमाई अपने किरदार से, अपनी सियासी जो शऊर है और जो सियासी तदबीर ये लड़ाकर इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। राजा रियाज साहब ने बिलाखिर खामोशी तोड़ी है जी, और वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, और मैं नहीं समझता कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो इसहाक डार साहब होंगे। उनके निगरान वज़ीर आज़म होने की सूरत में इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी, जबकि इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आने का मतलब होगा कि इंतखाबात मज़ीद 2 साल नहीं होंगे। राय साहब, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं राजा रियाज साहब? और दूसरी तरफ इन्होंने तो डार साहब को जो है वो ना सिर्फ हमला किया बल्कि उन्हें बता दिया कि उनकी असल सियासी औकात क्या है। हाशमी साहब, इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प खेल है, एक दिलचस्प खेल जिसके अंदर एक आप ये कह लें कि जो प्लेयर हैं वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है। आप ज़रा इमेजिन करें कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज अचानक कैसे खड़ा हो गया। ये वही इसहाक डार हैं जिनके मुतल्लिक इससे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के सामने ये कहा था कि ये करप्शन में मुलविस हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी आती है उसके अंदर ये किक बैक्स मांगते हैं। और ये बात यानी जनरल बाजवा ने शाहिद खाकान अब्बासी के सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था, जहां तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे, DG ISI भी मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे, तो उनको कहा कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, अपने आप ये जो वज़ीर हैं इसहाक डार, इनको कहें कि ये झुटलाएँ इन शवाहिद को। और इसहाक डार भी उस वक्त जनरल बाजवा के आमने सामने बैठे हुए थे, और जनरल बाजवा ने फिर एक ब्रीफिंग में बताया कि इसहाक डार वहाँ पर मेरी खुशामदीद करते रहे और मुझे सर कह के उन्होंने वहाँ पे पुकारने की कोशिश की ताकि मैं उनसे उनकी करप्शन के मुतल्लिक सवालात ना करूँ। और फिर जाहिर है कि जावेद चौधरी साहब के ज़रिए जनरल बाजवा ने एक कॉलम भी लिखवाया। अब इसहाक डार को जब इन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामज़द किया आज खुद ही, तो अब ख्वाजा आसिफ, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ का ये बयान क्यों आया कि मेरे दोस्त तो हैं इसहाक डार, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ आ जाएंगी, कुछ आइनी पेचीदगियाँ आ जाएंगी। अच्छा, अब इसहाक डार जो हैं वो चूँकि नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, और ख्वाजा आसिफ जो कि पहले नवाज शरीफ के कैंप में होते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप में जा चुके हैं, मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप में जा चुके हैं। यहाँ तक कि इसहाक डार की जब वापसी होनी थी और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल के हक़ में और इनडायरेक्टली इसहाक डार के ख़िलाफ़ बयानात दिए थे।
अच्छा, एक तरफ राजा रियाज जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, जिन्होंने नून लीग के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ना है, उनको भी अचानक ये याद आ गया कि इसहाक डार अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, तो इससे तो बड़ा कोई आइन से खिलवाड़ हो जाएगा, इसलिए 3 नाम जाने चाहिए और फिर वो 3 नामों पर मशावरत होनी चाहिए अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। हालांकि ये भी एक फ्रॉड है कि राजा रियाज किस तरीके से अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, जब तहरीक इंसाफ अव्वल तो सबसे बड़ी पार्टी थी, और अगर इस वक्त ये 13 जमातों को मिला भी लिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो इमरान खान साहब और उनकी जमात है। तो अपोजिशन लीडर इस वक्त तहरीक इंसाफ का होना चाहिए था और नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनके साथ मशावरत होनी चाहिए थी। अब ये जो राजा रियाज के बाद फारूक सत्तार, MQM और फिर पीपल्स पार्टी ने एक ऐलान जंग किया है इसहाक डार के खिलाफ, इसके पीछे भी क्या गेम है? यानी राजा रियाज के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं। तो क्या इसको इस तरीके से रीड करना चाहिए कि शहबाज शरीफ असल में नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने इसहाक डार को नामजद तो कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मिफ्ता इस्माइल की भी बड़ी तारीफ़ें करते थे ताकि किसी तरीके से इसहाक डार ना आए, क्योंकि इसहाक डार बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के जासूस भी हैं। तो शहबाज शरीफ उनके साथ अनकंफर्टेबल भी रहते हैं कि ये सारी यहाँ से जासूसी करके नवाज शरीफ तक पहुँचाते हैं, मरियम नवाज तक। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक सतर जो है ये वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज तक पहुँचाते हैं। तो क्या इसको इस तरह से रीड करना चाहिए कि इसहाक डार को नवाज शरीफ की फरमाइश पर या उनके हुक्म पर नून लीग ने और शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामजद तो किया, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चलवा दी गई ताकि इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बने। इसको कुछ लोग आप ये कह सकते हैं कि इस एंगल से नहीं देख रहे, लेकिन मैं इसको इस एंगल से भी देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी अब इस मौके पर इसहाक डार के खिलाफ बोल रहे हैं जिनसे इसहाक डार की ये तवक्को नहीं होगी। अब हाशमी साहब, एक तरफ तो ये जो राजा रियाज हैं नाम नहाद अपोजिशन लीडर, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ। अब अगर इन्होंने किसी सियासी शख्सियत को भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला किया, यानी ऐसी सियासी शख्सियत जिसका मौजूदा पीपल्स पार्टी या मौजूदा नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो तब भी ये तय है कि उसके ज़रिए धांधली नहीं धांधला करवाया जाएगा। क्योंकि दुबई प्लान जो बना है उसके अंदर से भी एक बड़ी दिलचस्प खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने तो अब ये स्टैंड अपना लिया नून लीग की क़यादत के सामने कि अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म आपने नून लीग का लाना है, यानी इसहाक डार को या नून लीग के किसी और बंदे को लाना है, तो फिर बिलावल जरदारी को आपको अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। और अगर आपने बिलावल जरदारी को अगला वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना तो फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का स्लॉट आप हमें दें, हमारी मर्जी का बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगेगा, आसिफ जरदारी ने यह कहा। और कंबाइंड डील पाकिस्तान के हिस्से बखरे करके और पाकिस्तान के हिस्से बेच के कंबाइंड डील आसिफ अली जरदारी ये कर रहे हैं कि हमें आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म दे दें और सदारत का ओहदा दे दें, क्योंकि सदर आरिफ अलवी तो सितंबर में अगरचे उनकी ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही है, लेकिन दिसंबर तक जब तक नई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ वजूद में नहीं आती और जब तक नए सदर का इंतखाब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों और सेनेट से नहीं होता, तब तक सदर आरिफ अलवी कंटिन्यू करेंगे। तो इस वजह से अब डील ये चल रही है कि आसिफ जरदारी ये कहते हैं, ये जो पीपल्स पार्टी ने कोई असूली तौर पर मौक़िफ़ नहीं अपनाया इसहाक डार के खिलाफ कि वो बड़े कोई असूली हो गए हैं, वो असल में इसके अंदर से भी एक डील लेना चाहते हैं नून लीग से, या आप ये कह लें कि एक सियासी मक्कारी के ज़रिए एक फ़ायदा लेना चाहते हैं कि अच्छा ये नून लीग अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है, तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, हम इसके ऊपर कुछ सौदाबाजी करते हैं। एक मरतबा फिर बिलावल जरदारी का नाम पिच करते हैं। बिलावल जरदारी का नाम नून लीग ने कबूल तो नहीं करना, लेकिन कुछ और मुतालबात इसकी आड़ में हम मनवा लेंगे। तो ये इस वजह से इन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, जाली न्यूज़ है, हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसहाक डार कौन है? इसहाक डार तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और एक गैर जानिबदार सेटअप होना चाहिए। इस किस्म की बातें जो पीपल्स पार्टी कर रही है, ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करके पहले नजम सेठी साहब को हटाकर ज़का अशरफ, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई बुरा रहा है पीसीबी के हवाले से भी और अदरवाइज भी, उनको ज़बरदस्ती पीसीबी के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो ये आसिफ अली जरदारी इस वक्त एक ब्लैकमेलिंग की गेम जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए इस वक्त नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक डेड लॉक है और नवाज शरीफ भी किसी सूरत नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी को
अब इलेक्शन के नज़दीक वो इस तरीके से अकोमोडेट करें कि वो कुछ ज़्यादा अख्तियारात हासिल कर ले या उसके पास कोई ऐसे ओहदे आ जाए जहां वो ज़्यादा सियासी और माली फ़वाइद हासिल कर सके नून लीग से। अच्छा राय साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज खवातीन पर हमला किया, एक खातून पर हमला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पर यह हमला हुआ है और खवातीन सेनेटर्स को खंडरात कहा है और ये भी कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकियात हैं, खंडरात हैं, और फिर यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये तो कूड़ा करकट हैं। इससे पहले भी ये आपको याद होगा शरी वजारी के हवाले से क्या बातें करते रहे, उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया, उसके बाद काफ़ी तूफान आया और फिर वज़ीर दिफा साहब हैं, आप मुल्क की एक बड़ी कुर्सी और वजारत के ऊपर ये बैठे हुए हैं और ये इस किस्म की बातें करते रहे। इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएं, सियासी तौर पर ये उनका हक है, लेकिन खवातीन को इस तरह पुकारना, तहरीक इंसाफ को और उनका जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी तजलील करना, और जो जिस तरह से जो रिएक्शन बाद में आया, लोगों ने तो खैर माफ कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है राय साहब, इस तरह जेब देता है हमारी सियासत? क्या इतनी बुरी हो गई? क्या ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं मालूम कि खवातीन की इज्जत और एहतराम क्या होता है? क्या ये खुद से इन्हें कभी एहसास होगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक प्लानिंग के तहत, और मुझे हैरानगी हुई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आए और उन्होंने भी आकर उसको जस्टिफाई किया कि जनाब हमें भी तो जो अली जफ़र साहब हैं वो रेवड़ कहकर पुकारते हैं, भेड़ बकरियां कहकर पुकारते हैं, तो हमने तो बुरा नहीं माना। अगर आज हमने ये कह दिया तो वो ऐसा जवाब तो आपको मिलेगा। हाशमी साहब, इस हमले की जानी बातें, एक पॉइंट इमरान खान साहब का जनरल फैज़ हमीद के हवाले से मिस हो गया। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद, ज़ाहिर है कि उन्होंने दिसंबर में रिटायरमेंट ले ली थी, वैसे उन्होंने अप्रैल में रिटायर होना था, अप्रैल 2023 में। तो जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने उस वक्त जो 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने सीनियर जनरल थे, यानी उस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत थी, पूरी की पूरी फ़ौजी क़यादत, सिर्फ जनरल बाजवा नहीं, जनरल बाजवा ने बाकी दीगर पूरी फ़ौजी क़यादत को इस बात से खौफजदा कर दिया या उनको ये पैगाम दिया कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और इसलिए इमरान खान का रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो जनरल फैज़ हमीद की तकर्री का ऐलान कर दें या वक्त से पहले जनरल फैज़ हमीद की तकर्री का ऐलान कर दें, तो हमें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरानी चाहिए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ज़ाहिर है कि मेरा तो कोई इतनी जल्दी जनरल फैज़ हमीद को कोई आर्मी चीफ बनाने का प्लान नहीं था, या मैंने किसी को भी आर्मी चीफ बनाने के मुतल्लिक जो है ये सोचा नहीं था कि मैं किसको आर्मी चीफ बनाऊंगा। एक तो इमरान खान साहब ने ये जो शुरू में आपने इंट्रो में भी जनरल्स की बात की थी, तो वो उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने उस वक्त की फ़ौजी क़यादत को भी धोखा दिया, यानी हर तरफ वो धोखा कर रहे थे, हर तरफ एक डुअल गेम कर रहे थे, अपने जो उस वक्त के जनरल थे उनको भी नहीं बख्शा। और बाद में ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। उस वक्त जनरल बाजवा ने अपने जो दूसरे 76वें लॉन्ग कोर्स के, यानी खुद तो जनरल बाजवा 76वें लॉन्ग कोर्स के नहीं हैं, वो तो काफ़ी सीनियर थे, लेकिन नीचे उनके जो 76वें लॉन्ग कोर्स के लोग थे उनको ये यकीन दिलाया हुआ था कि शायद आप में से कोई आर्मी चीफ बन जाएगा। और फिर ज़ाहिर है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा तो बने हैं। अच्छा, और वो बड़े प्रोफेशनल आदमी भी हैं, बड़े प्रोफेशनल सोल्जर भी हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो ये जनरल फैज़ हमीद के इंकशाफात और इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, रंगबाज, और इमरान खान साहब ने सियासी रंगबाज उनको करार दिया था। ये ख्वाजा आसिफ इतने तज़ीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इतने तज़ीक आमेज़ ख़वातीन के लिए, कि इससे लगता ये है, इससे अंदाज़ा ये किया जा सकता है, मैं सिर्फ ख्वाजा आसिफ की बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स अगर ख़वातीन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो उससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने घर की ख़वातीन का कितना एहतराम करता होगा, अपनी एहलिया, अपनी बेटी, अपनी वालदा, उनके लिए अपने फैमिली की जो दीगर ख़वातीन हैं उनका कितना एहतराम करता होगा। तो ये एक रिफ्लेक्शन होता है जब कोई इस टोन में ख़वातीन के साथ बात करता है, जैसे शरी मज़ारी साहिबा के मुतल्लिक नामुनासिब अल्फाज बोले, अब और उस तनकीद हुई, उसके बावजूद दोबारा बोल दिए।
और अब दोबारा से खवातीन को निशाना बनाया, तो हम तो वो अल्फाज दोबारा दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते। लेकिन ये आपका एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, और इमरान खान साहब ने शायद अदराए मजाक उस वक्त कहा होगा कि ये एक सियासी रंगबाज है, लेकिन वो तुले हुए हैं इस बात को साबित करने के लिए, हाँ, कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था मेरे बारे में, मैं वही हूँ। बहुत शुक्रिया सब वीर जी, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।